हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज ये हमारा लगभग जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, आज का ये हमारा 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और आप सभी इन सभी को अच्छे से कर रहे हैं। देखिए, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक चल रहे हैं और आप सभी उनको करिएगा अच्छे से। और देखिए, यूपी पैट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, 10 जुलाई तक आ जाएगा। लगभग 10 जुलाई तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतर बनाए रखिएगा। और देखिए, अब जो अधिकतर वैकेंसी आने वाली हैं वो 2026 के पैड से ही आएंगी। लगभग 25 के पैड से तो बहुत कम वैकेंसी आएंगी। इसलिए अपने पैड को ऐसे बेहतर बनाना है, ऐसे बेहतर बनाना है कि यूपी की कोई भी वैकेंसी ना बच पाए। इसलिए अच्छे से अपना करना है। और आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं लोअर पीसीएस वगैरह के, एजीटी वीजीटी वगैरह के, अच्छे से उनको करिएगा, अच्छे से देखिएगा। चलिए, और देखिए, आप सभी जानते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में से कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं। और देखिए, छोटा सा चैनल है, अच्छे से करिएगा। आप सभी को इस पे से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 13 और उसका आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यूपी सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में वर्दी और बैग के लिए कितनी धनराशि भेजी जाती है, ये आपको बताना है। बताइएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि 1000 रुपये या 1200 रुपये, 1400 रुपये या फिर 1500 रुपये, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कितनी धनराशि भेजी जाती है वर्दी और बैग के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही जानदार है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे आपको सब समझ आ जाएगा। देखिए, इसमें कितनी धनराशि भेजी जाती है, ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, 1200 रुपये। कितनी? 1200 रुपये धनराशि भेजी जाती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना 2025-26 के बजट में कितनी धनराशि आवंटित की गई है। आपको बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के 2025-26 में कितनी धनराशि आवंटित की गई है। जो 2025-26 का बजट था उसमें देखिए, उसके लिए कितनी धनराशि, जैसे कि 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़, 300 करोड़, 400, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कितनी धनराशि आवंटित की गई है। देखिए, ये धनराशि कितनी आवंटित की गई है, ये की गई है 400 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। कितनी? 400 करोड़ रुपए। ये योजना किसके लिए शुरू की गई थी? रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना में मेधावी छात्रों में, मेधावी मेधावी छात्रों, मेधावी छात्राओं के लिए, मेधावी छात्राओं के स्कूटी के लिए। आपने सभी ने सुना होगा कि इंटर हाई स्कूल के एग्जाम पास होने के बाद जो अच्छी डिवीजन से पास होगा उसके लिए अगला एडमिशन, जैसे वो कहीं बीए में लेता है। इंटर हाई स्कूल जो पास करने वाली छात्राएं हैं, जो हाई स्कूल इंटर पास करके बीए या किसी भी डिग्री, बीए बीएससी वगैरह में जो डिग्री किसी भी एडमिशन लेने के लिए स्नातक में जाएंगे, तो उनके लिए ये स्कूटी दी जाएगी अगर अच्छी डिवीजन से पास होंगे तब। उसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 400 करोड़ रुपए 2025-26 के बजट में। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। बघेलखंड में विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किए जाने वाला वह नृत्य कौन सा है जिसे साजन सजनी नृत्य भी कहा जाता है। यानी कि जो बघेलखंड में जब नृत्य होता है तो पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है जिसे बोलते हैं साजन सजनी नृत्य। और किस नृत्य को कहा जाता है, ये आपको बताना है कि साजन सजनी नृत्य के नाम से किसे और जाना जाता है। जैसे कि दिया गया है इसमें केमाली नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य, या फिर अगला दिया गया है इसमें बिरहा नृत्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसमें से आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा केमाली नृत्य। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा केमाली नृत्य। केमाली नृत्य को ही साजन सजनी नृत्य के नाम से जाना जाता है।
देखिए बघेलखंड के कुछ और प्रमुख नृत्य हैं, जैसे कि इसमें आ जाता है परध्वनि नृत्य। इसके बारे में देखिए, ये क्या है, बेगा आदिवासियों, बेगा जनजाति जो होती हैं, बेगा आदिवासियों द्वारा विवाह के समय किया जाता है। इसे लिखेंगे बेगा, बेगा आदिवासियों बेगा आदिवासियों द्वारा विवाह के समय, विवाह के समय किया जाता है। किया जाता है। ये परध्वनि नृत्य है। इसमें बेगा आदिवासियों द्वारा जो विवाह होता है उसके समय ये किया जाता है। एक आता है सेला नृत्य। कौन सा आता है? सेला, सेला नृत्य। इसके बारे में सुनिएगा। इसके बारे में क्या है? यह है डंडों की मदद से किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है। कौन सा है? सेला। सेला नृत्य है, डंडों की मदद से किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है। इसके बाद एक आता है कलसा नृत्य। कलसा नृत्य क्या होता है? कलसा नृत्य होता है, यह मुख्य रूप से विवाह के समय स्वागत संस्कार के रूप में किया जाता है। जब विवाह होता है तो उसमें स्वागत सत्कार के लिए जो बाहर गेट पे खड़े रहते हैं, तो उस समय जो है उस आदिवासी बघेलखंड में जो विवाह होते हैं तो उस समय जो स्वागत सत्कार के लिए होता है तो वो कलसा नृत्य करके उनका स्वागत सत्कार करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लिखेंगे कलसा नृत्य, कलसा नृत्य यह मुख्य रूप से विवाह के समय स्वागत सत्कार के रूप में किया जाता है। अगला क्या दिया गया है? इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को उसके प्राचीन नाम अयाज शाह के नाम से जाना जाता है? अयाज शाह के नाम से किसे जाना जाता था, ये आपको बताना है। जैसे कि प्राचीन नाम था अयोध्या का, कन्नौज का, झांसी, कानपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे किसका प्राचीन नाम था। देखिए अयाज शाह किसका प्राचीन नाम था? ये था अयोध्या का। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, अयोध्या। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयाज शाह। देखिए बात करेंगे कन्नौज की। कन्नौज का प्राचीन नाम कन्याकुब्ज, 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 या फिर इसे कहते थे महोदय श्री, महोदय श्री, कन्याकुब्ज या फिर महोदय श्री। बात करते हैं झांसी की। झांसी के क्या रहते हैं? बलवंत नगर। झांसी की बात करेंगे, बलवंत नगर। बात करेंगे कानपुर की। कानपुर को क्या कहते थे? कानपुर कहते थे काहनपुर, काहनपुर। काहनपुर किसे कहते थे? कानपुर को। बात करेंगे मथुरा की। मथुरा, मथुरा का प्राचीन नाम मधुपुरी। बात करेंगे बुलंदशहर। बुलंदशहर का प्राचीन नाम बरन। बात करेंगे अलीगढ़। अलीगढ़ का प्राचीन नाम कोल या फिर कोइल, कोल या फिर कोइल। मेरठ, मेरठ का प्राचीन नाम क्या था? मया राष्ट्र, मया राष्ट्र। जौनपुर का यवनपुर, जौनपुर का क्या था? यवनपुर। जो मैंने बताए हैं आपको सभी को याद करना है और अच्छे से कॉपी में नोट करना है। एग्जाम में अधिकतर यही ज्यादा पूछ रहे हैं कि किसका प्राचीन नाम। अधिकतर स्टेटमेंट में ज्यादा पूछ रहा है, मिला सही मिलान में आपको पूछ देगा किसका क्या नाम है, ये आपको बताना। इसलिए मैं आपको सभी बता रहा हूँ, जितने मोस्ट है मैं बता रहा हूँ। आने वाले जैसे ऐसे क्वेश्चन हो रहेंगे तो मैं उसमें फिर और बताऊंगा, इसलिए आप उनको ध्यान रखेंगे।
दोबारा सुनिएगा। अयोध्या का अयाज शाह, कानपुर कानपुर, झांसी बलवंत नगर, कन्नौज कन्याकुब्ज या फिर महोदयश्री, झांसी मैंने आपको बता ही दिया है, अलीगढ़ कोइल या फिर कोल, मेरठ यह महाराष्ट्र, जौनपुर यवनपुर, बुलंदशहर बरन, मथुरा मधुपुरी। ये सभी नाम आपको याद रखने हैं, अपनी कॉपी में इनको नोट करना है अच्छे से। चलिए आगे देखेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि डॉट 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 उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पता नहीं है आपको। और उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोनाकर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी या फिर लखपति देवी चोटी या फिर अमसोर चोटी या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट आंसर जाएगा, अमसोर चोटी। सबसे ऊंची चोटी है अमसोर। ये किस जगह है? ये है सहारनपुर में ये स्थित है। बात करेंगे इसकी ऊंचाई की कि इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई 957 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये बात आप विशेष करके ध्यान रखेंगे। सोनाकर और कैमूर पहाड़ी ये कहाँ पर है? सोनभद्र। ये कहाँ पर है? सोनभद्र व मिर्जापुर। ये मिर्जापुर, सोनभद्र व मिर्जापुर में। लखपति देवी चोटी ये कहाँ पर स्थित है? ये सोनभद्र में है, सोनभद्र में। ये आपको अच्छे से नोट करनी है। इसके बाद एक चोटी और रह जाती है, इसको भी लिख लेंगे, डबक पीक। डबक पीक ये कहाँ पर है? ये सोनभद्र व मिर्जापुर। सोनभद्र व मिर्जापुर। सोनाकर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी और डबक पीक ये कहाँ है? सोनभद्र और मिर्जापुर में। लखपति देवी चोटी सोनभद्र में है। अमसोर चोटी सहारनपुर में, जो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी है 557 मीटर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से इनको नोट करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कौन सी नदी निकलती है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के जो गोंडा जिला है वहां से कौन सी नदी निकलती है। गोंडा जिले से कौन सी नदी निकलती है? केन, गंभीर, कुआना है, जानवर या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि गोंडा जिले से कौन सी नदी निकलती है। केन नदी या फिर गंभीर या फिर कुआना या फिर जानवर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कौन सी नदी निकलती है, ये आपको बताना है गोंडा जिले से। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर बताइएगा कौन सी नदी निकलती है। देखिए इसमें हो जाएगी यनवर नदी। ऑप्शन नंबर इसमें डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यनवर नदी ये कहाँ से निकलती है? गोंडा जिले से। अब देखिए बात करेंगे गोंडा जिले की। कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र, कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा स्थित है कहाँ पर? गोंडा जिले। इसकी नदी की बात करेंगे, किस नदी के किनारे है, कहाँ पर ये नदी कौन सी है? सरजू नदी। एक सरयू नदी है, ये सरजू नदी है। इस बात का ध्यान रखेंगे, सरयू नदी अयोध्या, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से कौन सी नदी निकलती है। यह है, ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के जो मैदानी भाग है वहां से कौन कौन सी नदी निकलती है, ये आपको बताना है। गोमती नदी या फिर पांडो नदी, सेई नदी या फिर उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। मैदानी भाग से कौन सी नदी निकलती है? देखिए इसमें जैसे कि दिया गया है कि गोमती नदी ये भी निकलती है, ये बात सही है। पांडो नदी ये भी निकलती है, सेई नदी ये भी निकलती है। उपरोक्त इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें सभी, यानी कि डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके साथ साथ एक नदी हो रही ईशान नदी है, ये भी कहाँ से निकलती है? मैदानी भाग से ही निकलती है। एक आती है इसमें
वरुणा नदी, वरुणा, वरुणा भी मैदानी भाग से ही निकलती है। ये बात आप ध्यान करेंगे, इसको अच्छे से नोट करेंगे। देखिए जितना मैंने बता रहा हूँ ये आपको नोट करते चलना है अपनी कॉपी में, और एग्जाम टाइम आते समय आपको इनको देखना जरूर है। बस आपको रिवीजन करना है और कुछ नहीं। रिवीजन करेंगे आपको अच्छे से याद आ जाएगा। प्रैक्टिस सेट लगाते जाएं और अपनी कॉपी सामने खोलें और बस आंसर करते जाएं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये आपको बताना है कि 1998, 1999, 2000, 2001 या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसकी स्थापना की गई थी, ये की गई थी 2003 में। 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। ये कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़। कहाँ पर स्थित है? ये प्रतापगढ़ में। ऑप्शन नंबर इसमें ई, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ में स्थित है। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जाएगी, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में संविधान पार्क स्थित है? आपको बताना है कि संविधान पार्क कहाँ पर स्थित है। लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कहाँ पर स्थित है संविधान पार्क। देखिए ये हमारा कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, मुरादाबाद में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी स्थित है? आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है। ये आपको बताना है कि लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, सहारनपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? देखिए ये स्थित है कहाँ पर? मुरादाबाद। कहाँ पर स्थित है ये? मुरादाबाद में ये स्थित है। मुरादाबाद में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर ई इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ये कहाँ पर स्थित है? मुरादाबाद में स्थित है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत कला भवन स्थित है। आपको बताना है कि भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है। बताइएगा भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है। दिया गया इसमें मुरादाबाद, वाराणसी, लखनऊ या फिर मथुरा या इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1920। 1 जनवरी 1920। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? रोमन कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च बेसिलिका ऑफ लेडी ऑफ ग्रेस कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि रोमन कैथोलिका चर्च बेसिलिका ऑफ लेडी ऑफ ग्रेस कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। जैसे कि दिया गया इसमें गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ या फिर अमरोहा या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा और इसका आंसर बताएं हमें क्या हो जाएगा। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। अच्छे से इसका आंसर करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। कहाँ पर स्थित है? मेरठ में ये स्थित है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, सब आपको इनको नोट करने चलना है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडियन एक्सपो सेंटर और मार्ट स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडियन एक्सपो सेंटर ऑफ मार्ट स्थित है? वाराणसी, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, प्रतापगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। सही बात है, आपको इसका आंसर करना है। बहुत अच्छे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। आगे चलेंगे, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें, हाल ही में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ? हाल ही में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। ये हाल फिलहाल में करंट का क्वेश्चन है, इसको बताइएगा कहाँ पर हुआ है। जैसे कि दिया गया इसमें लखनऊ, प्रयागराज, अलीगढ़, सुल्तानपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कहाँ पर हुआ है।
देखिए ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर इसमें बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। कब हुआ था? 4 मई 2026 को। 4 मई 2026 को ये हुआ था। किसने किया था? ये किया था, को लिखेंगे किसने किया, इसका जो उद्घाटन था किसने किया था? ये किया था राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये किया गया था। ये कौन है? ये हमारे हैं रक्षा मंत्री। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसकी थीम क्या थी? थीम भी लिखते थे इसकी। थीम क्या है इसकी? इसकी थीम क्या है? रक्षा त्रिवेणी संगम। रक्षा त्रिवेणी, रक्षा त्रिवेणी संगम, ये इसकी थीम है, रक्षा त्रिवेणी संगम। अच्छे से नोट करेंगे, इसको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। पूछने की ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना रहती है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते हैं। आप इनको अच्छे से नोट करिएगा। जैसे दिया गया इसमें अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने लॉन्च किया? ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? ये आपको बताना है। आप सभी जानते हैं जेवर सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये नोएडा। कहाँ पर है? ये नोएडा में। और ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, उत्तर प्रदेश में इसको मंजूरी दी गई है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को या फिर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय को? ये सब मैंने आपको करा दिए हैं, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। कल की कक्षा में ही सारे विश्वविद्यालय मैंने कराए हैं, अच्छे से उनको नोट करना है, एग्जाम में जरूर पूछ लेगा। ज्यादा भी नहीं तो सही मिलान या फिर स्टेटमेंट वगैरह वगैरह में आपको पूछ सकता है, किसी भी तरीके से कथन निष्कर्ष में पूछ ले, कथन में पूछ लेता है, इसलिए आपको अच्छे से उसको नोट करके जाना है। याद करेंगे तभी आप उसको कर पाएंगे। इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहते हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर इसमें सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 23 सितंबर 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको कब मिला था? देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा ये कब मिला था इसको? ये मिला था 2005। 2005 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। पहली महिला इसकी कुलपति कौन थी? पहली महिला कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, पहली महिला कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। ये आपको नोट करना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? ये आपको बताना है कि कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। 8 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 12 हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
हो जाएगा बी। कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 6। 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अब बात करने वाले देखिए उनके कितने कौन कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। जैसे कि इसमें मैंने अभी आपको बताया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दूसरा है इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? वाराणसी में 1916, जिसकी स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तीसरा क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो अलीगढ़ में है, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। चौथा आ जाता है हमारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जो लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। पांचवा आता हमारा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है? झांसी में, जिसकी स्थापना 2014 में हुई। फिर आता हमारा छठा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, जो पड़ता हमारा फुर्सतगंज कहाँ पर? अमेठी में, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। और कार्यरत में कब आया था? ये 2018 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 6 के 6 विश्वविद्यालय आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्लास्टिक एवं खिलौना पार्क स्थित है? आपको बताना है कि किस शहर में खिलौना पार्क एवं प्लास्टिक पार्क स्थित है। जैसे कि ऑप्शन आपके सामने है, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। आंसर बहुत सोच समझ के देना है। बताइएगा। प्लास्टिक एवं खिलौना पार्क ये हमारा स्थित है गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक आता है ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंट, ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंट आईआईटी कानपुर। मेरी बात ध्यान से सुनते रहेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सुनते रहना है। ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंट ये कहाँ? आईआईटी कानपुर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि किस शहर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंट स्थित है? आपको बताना है कि किस शहर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंट स्थित है। ये आपको इसका आंसर देंगे आप हमें इसे कमेंट बॉक्स में, और आपके बताना है कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। ये आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आज का आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा प्लीज जरूर बताएं। देखिए प्रैक्टिस सेट लगातार करिएगा, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। एग्जाम में बैठने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन किस लेवल के चल रहे हैं। अच्छे से इनको करिएगा और फिर उसके बाद एग्जाम में बैठिएगा, फिर बताएंगे आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और लास्ट क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया करें। इसलिए कहते हैं ताकि आपको भी बेनिफिट पता चले और दूसरों को भी पता लगे इसका आंसर क्या है। सही गलत तो वो आपको कमेंट करके पता लग ही जाएगा किसका सही किसका गलत है, और बाकी हम आपको बताते हैं। और एक क्विज हम घेरते हैं लास्ट में, आप उस क्विज का भी आंसर दिया करें जरूर। मिलते हैं चलिए फिर से अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।